80,000। अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे भी कर सकते हैं। डिस्काउंट रेट क्या लें? क्योंकि इम्प्लिसिट रेट पता है। पावर नहीं बताता हूँ। अच्छा, और GR भी कर लूँ या 10,000? कितना बना? टू जीरो बस। अच्छा, पहले वाला C ऐड कर दें तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने ये किया है। राइट ऑफ यूज ऐसे डेबिट 282,084, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 202,084 और कैश क्रेडिट 80,000। ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर IS की वर्डिंग देखेंगे ना तो वो वर्डिंग ये है। लेकिन अगर आप ऐसे कर लें कि 282 से ये डेबिट, लीज लायबिलिटी 282 से क्रेडिट, और साथ ही फिर अगली एंट्री लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, तो भी ठीक है। फिर इसके अलावा IDC है, राइट ऑफ यूज ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट। कितना? राइट ऑफ IDC 8,000 और 30 जून 22 डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। कितने से? हाँ जी 292 नहीं भाई 290,084 डिवाइडेड बाय 4। GRV है तो एसेट वापस जाना है, इसलिए बस लीज टर्म 7 का कुछ भी नहीं करना। और 290 ये ऐसे कितना हो गया? 7। और साल के एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो मैं सर कर रहा हूं काम कि 282,084 और 80,000। तेरह नहीं है 11 है। इम्प्लिसिट रेट पता है ना? टेट्रा 2। अच्छा ये मैं टेबल पूरा बना रहा हूं।
पूछना ये टेबल में पूरा बनाऊंगा जी। कितना 1443 15874 187 1 जुलाई 24 8821 9000 इसको यहां भी दिखा सकते हैं तो 0 हो जाएगा, नहीं दिखाएंगे तो इधर आ जाएगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट 22,229। इसको ऐसे भी बना सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि 282 की जगह 202 लिखें और इधर इधर कुछ भी नहीं तो 202। फिर अगली लाइन में ऐसे अगर बीपीओ बताया होता तो फिर 7 साल लेते। डेप्रिसिएशन 72521, इंटरेस्ट एक्सपेंस 22229, पीपीई 290084 में से 72521, है 217563। नॉन करंट लाइबिलिटीज में और करंट लाइबिलिटीज में हम खड़े हैं यहां। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में अगली लाइन का क्लोजिंग 144313 और करंट लाइबिलिटी में इस लाइन का क्लोजिंग, लेकिन ये क्लोजिंग ईयर एंड का नहीं है क्योंकि इतना हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड किया है, इसमें से माइनस नॉन करंट। जरूरी नहीं है, अगर एक साल में एक पेमेंट है तो फिर आएगा, पता नहीं। ये है जी सारा सवाल सामने, इसको देखें, इसमें कोई फिगर्स में इख्तलाफ परेशानी तकलीफ है तो बताएं।
हाँ जी रेहान, इसको कवर भी करना था सारा, वो मैंने बस एंड वाला 10,000 बताना था। अच्छा सवाल में तो नहीं, वैसे कह रहा हूं, एंड पे एसेट लेसर बेच दे 70,000 का, 70,000 का बेच दिया, तो लेसी को कितने पैसे देने पड़ेंगे? कोई भी नहीं। तो एंट्री फिर क्या करे लेसी? खत्म होगी इसकी लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी डेबिट, P&L क्रेडिट। और अगर एसेट बेका 42 का तो 8 देना पड़ेगा। क्या एंट्री करें? लीज लायबिलिटी डेबिट 10, कैश क्रेडिट 8। तो जब कल को एसेट को वापस करेगा लेसर को और वो मार्केट में बेचेगा तो लायबिलिटी खत्म, और जो इसका डिफरेंस है वो P&L। ये हो गया बेसिक सा लेसी। अब आते हैं इसमें मुश्किल चीज है। वेरिएबल लीज पेमेंट्स में क्या क्या कवर्ड है? भूल गए, 2 बातें कवर्ड है, काइबर बेस्ड वाली और इंडेक्स बेस्ड। उसके अलावा अगर कोई और वेरिएबल पेमेंट है, जैसे हो सकता है लेसर ने कहा हो कि जो एसेट हम आपको लीज पे दे रहे हैं ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का एसेट है, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, प्रोडक्शन क्वालिटी बड़ी अच्छी है इन मशीन्स की, तो आप ऐसा करना कि अपनी सेल्स का 1% भी हमें दिया करना। तो ये वेरिएबल, वैसे कॉन्सेप्चुअली तो एक वेरिएबल पेमेंट है कि नहीं? क्यों? लेकिन ये लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, क्योंकि लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन में वो वेरिएबल लीज पेमेंट शामिल है जो या तो काइबर बेस्ड है या फिर कोई इंडेक्स बेस्ड है। पेज नंबर 12 लीज लायबिलिटी सारी पढ़ लें, पॉइंट 1 2 दोनों, पॉइंट 2 भी चैप्टर में पेज 12 लीज लायबिलिटी दोनों पॉइंट्स पढ़ लें। हाँ जी, यानी ये जो सेल्स का 1% देना है, ये जिस साल की सेल्स का हुआ करेगा उनका 1% उस साल में एक्सपेंस बन जाएगा। इसको लीज लायबिलिटी में शामिल नहीं करना। सादा लेसी खत्म। इन दोनों सवालों में कोई मुश्किल परेशानी? चलें अब आते हैं रीअसेसमेंट। ये समझ लें क्या चीज है? रीअसेसमेंट इस एंट्री की अमाउंट क्या है? रीअसेसमेंट समझा रहा हूं। इस एंट्री की अमाउंट क्या है? एक्स है। ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे होगी? हाँ जी, पहली एंट्री किस अमाउंट से होगी? पीवी ऑफ लीज पेमेंट। ये है पीवी ऑफ लीज पेमेंट। अच्छा जी, लीज पेमेंट्स में क्या क्या शामिल है?
सारी चीजें एक एक करके। लीज पेमेंट्स में फिक्स्ड लीज पेमेंट शामिल है, और फिक्स्ड लीज पेमेंट्स का मतलब जो हर साल बराबर है, तय है। इनकी मिसाल हो गई फिक्स्ड रेंटल्स। अच्छा जी, इसमें से लीज इंसेंटिव। अच्छा, और क्या था? वेरिएबल लीज पेमेंट्स, और इसमें शामिल हैं बेस्ड ऑन दो चीजें, काइबर और कोई सीपीआई कह लें, इंडेक्स कह लें। और क्या था? ठीक है, और क्या? कोई बात नहीं, याद नहीं, देख के बता दें। बीपीओ प्राइस है, और टर्मिनेशन पेनल्टी है, और इनके अलावा एक्सपेक्टेड पेमेंट अंडर, ठीक है, ये लीज पेमेंट्स हैं। इनमें ये जो सारी चीजें हैं, इनमें क्या क्या एस्टीमेट्स इन्वॉल्व हैं, यानी अगर आपको इनकी कैलकुलेशन करनी पड़े तो क्या क्या एस्टीमेट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एक तो ये एक्सपेक्टेड पेमेंट अंडर जीआरबी, और क्या अंदाजे इन्वॉल्व है? बीपीओ अंदाजा है, बीपीओ तो पता है कि कितनी प्राइस है। हाँ, तो बीपीओ अंदाजा नहीं है, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंदाजा है। अब वो एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन बीपीओ वाली भी हो सकती है और टर्मिनेशन वाली भी हो सकती है। अच्छा जी, और कोई अंदाजा? जी, और अंदाजे क्या इन्वॉल्व है? अच्छा, ये एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन में एक और अंदाजा है, लेकिन वो मैं भी लिखता हूं, इसमें एक और अंदाजा लिखता हूं। और क्या अंदाजे इन्वॉल्व है? अच्छा, चले, ये नहीं है, ये नहीं होता अंदाजा। लीज टर्म, दो चीजें डिफाइन की थी उसमें। लीज टर्म नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस दो ऑप्शनल पीरियड थे, एक टर्मिनेशन वाला था और एक एक्सटेंशन वाला भी तो था। तो ये तीन ऑप्शंस इन्वॉल्व हैं, बीपीओ परचेज ऑप्शन इन्वॉल्व है, टर्मिनेशन और एक्सटेंशन, ये लीज टर्म को अफेक्ट कर रही हैं दोनों। अच्छा, मैं लीज पेमेंट्स की बात कर रहा हूं तो उसमें लीज टर्म कहां से आ गए? हमने पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स 4 साल की पेमेंट्स लेनी है कि 7 साल की पेमेंट्स लेनी है, तो लीज टर्म आ गई ना बीच में। और क्या एस्टीमेट्स हैं? हाँ जी, अगर एस्टीमेट्स की बात करें ना, एस्टीमेट्स वो तो यही है, लेकिन इनको मैं एस्टीमेट क्या देता हूं वैसे? काइबोर और इंडेक्स। इनको मैं एस्टीमेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले साल काइबोर है 12%, तो पहले साल तो पता है 12% है, तो बाकी रिमेनिंग ईयर्स में क्या है नहीं पता ना, तो फिर अगली रेंटल्स की अमाउंट कैसे निकलेगी? मैं सही तरह बता नहीं सका शायद। पहला साल है लीज का और उसमें काइबर 12% है और काइबर प्लस 2% के ऊपर लीज लेसर ने दी है, तो क्या पहले साल हम पूरा स्केड्यूल नहीं बना सकते? यानी पहले साल पीवी ऑफ लीज पेमेंट सारी नहीं निकाल सकते? काइबर तो सिर्फ पहले साल का पता है 12%, बाकी क्या एस्टिमेट करें? 12 ही होगा। कभी किसी ने लीज में काम किया हो कोई स्केड्यूल, तो जो अभी इस वक्त काइबर है उसके हिसाब से लीज स्केड्यूल बनाते हैं, अगले साल चेंज होगा तो रेंटल बदल जाएगा, तो इसलिए ये एस्टीमेट ही है। अगर पहला साल है ना उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं और पूरा स्केड्यूल बनाना हो अगर, तो अगले रेंटल भी सेम ही लिए होंगे, तो सेम रेंटल लेने का मतलब ही यही है कि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं
क्या एस्टीमेट कर रहे हैं कि अगले ईयर्स में भी काइबोर यही रहेगा, इंडेक्स भी यही रहेगा। तो ये सब एस्टीमेट्स इन्वॉल्व है। अगर इनमें चेंज हो जाए तो लीज लायबिलिटी की फिगर बदलनी पड़ेगी, ये रीअसेसमेंट है। क्योंकि ये सारी चीजें वो हैं जिनका इफेक्ट पड़ा हुआ है लीज लायबिलिटी की कैलकुलेशन पे। क्यों? क्योंकि पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स जो कि ये अंदाजे लगा के निकाली गई है, उससे राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट की हुई है। तो अब चूंकि इन अंदाजों की बेस पे ये कैलकुलेशन है, तो अगर कुछ साल गुजरने के बाद इन अंदाजों में हो जाए कोई चेंज, तो फिर उस चेंज को अगर अमाउंट बढ़नी है तो ये एंट्री मजीद, ये एंट्री, क्योंकि इसी अमाउंट से इफेक्ट राइट ऑफ यूज भी हुआ है और इन्हीं अजम्पशन से लीज लायबिलिटी भी इफेक्ट हुई हुई है। तो अगर एस्टीमेट्स में चेंज आए और उससे अमाउंट और बढ़नी हो तो ये एंट्री, और अगर अमाउंट कम होनी हो तो रिवर्स एंट्री। ये रीअसेसमेंट है। हाँ जी। अच्छा, अब इसमें दो मसले हैं टेक्निकल, एक अभी बता देता हूं, एक सवाल के साथ बताता हूं, सवाल के बाद बताता हूं। इनफैक्ट एस्टीमेट बदलेंगे तो दोबारा से हमें, अच्छा जो साल गुजर चुके वो गुजर चुके, जो पैसे मिल गए वो मिल गए, अब जो रिमेनिंग रह गया होगा उसकी कैलकुलेशन ही रिवाइज होगी ना। तो अब डिस्काउंट रेट पुराना वाला ही यूज होगा या नया वाला? दोबारा देखें, कुछ साल गुजरने के बाद इन एस्टीमेट्स में हो गई चेंज, तो इसको कैसे हैंडल करना है, ये रीअसेसमेंट है। इनमें अगर एस्टीमेट चेंज होगा तो हमें पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, इनफैक्ट पीवी ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट्स, पीवी ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट्स ना डिस्काउंट करनी पड़ेंगी। तो उनको डिस्काउंट उसी ओरिजिनल वाले पे करना है या रिवाइज करना पड़ेगा? इसमें दो कैटेगरीज हैं। अगर तो ये वो चीजें हैं जिनसे लेसर को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें से क्या चीज है जिसको लेसर को कोई फर्क नहीं पड़ा? जीआरबी वाली। क्यों इस पे क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि वो तो लेसर ने पूरी जीआरबी को शामिल किया हुआ। अभी जो मैंने पिछला सवाल किया था उसमें लेसर ने तो 50,000 की अकाउंटिंग की होनी है, लेसी 10,000 की अकाउंटिंग कर रहा था। अभी जो मैंने सवाल इससे पहले किया है उसमें जीआरबी 50 थी, लेसी को लगता था कि मुझे 10,000 देने पड़ेंगे, तो लेसर ने तो पूरे 50,000 को लीज पेमेंट में शामिल किया होगा, लेसी ने 10 को शामिल किया होगा। लेकिन अब जैसे जैसे हालात चेंज होंगे तो लेसी को हो सकता है अब लगता हो कि 10 नहीं अब तो 25 देने पड़ जाएंगे। तो इससे लेसर पे क्या फर्क पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह से अगर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन में चेंज आ जाए, यानी पहले हालात और थे तो एक्सरसाइज होनी है कि नहीं होनी है ऑप्शन, इसके हालात डिफरेंट थे, लेकिन अब एक्सरसाइज ऑप्शन होनी है कि नहीं होनी इसके हालात बदल गए, तो अब लेसर पे फर्क पड़ेगा। तो इनमें अगर चेंज आए तो रेट भी रिवाइज होना है क्योंकि लेसर नया इंप्लिसिट रेट निकाल रहा होगा, और अगर इसमें चेंज आ जाए तो रेट रिवाइज नहीं होना। अगर इनमें चेंज आ जाए, ये जो ऑप्शन वाली चीजें हैं, अगर इनमें चेंज आया एस्टीमेट में तो रेट नया लगेगा, और अगर इसमें चेंज आया तो रेट पुराना लगेगा। अगर इसमें चेंज आया, इसमें नहीं, इसमें, तो भी रेट पुराना लगेगा। लेकिन अगर इसमें चेंज आया तो ये तो है ही रेट, यही तो रेट है, तो फिर भी रिवाइज रेट होगा। ये मैंने सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, आप एक बार इसको पढ़ लें, फिर मैं सवालों से इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। पेज 12 पे और थोड़ा सा आगे ये अगले पेज पे भी जा रहा है, रीअसेसमेंट सारा पढ़ लें। लीज टर्म चेंज हो रही है तो लेसर ने भी अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन की हुई थी। है इंडेक्स पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, ये मुझे इसकी खास लॉजिक समझ नहीं आई। मैंने तो वो लिए जो, ये मुझे जो खुद समझ आई है बात कि इन पे चूंकि लेसर ने भी फर्क डाल लेना है तो इसलिए इंप्लिसिट रेट रिवाइज हो रहा है, इसमें लेसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसलिए इसमें डिस्काउंट रेट भी सेम रखना है। इसकी मुझे कोई खास वजह समझ नहीं आई कि इसमें क्यों ओरिजिनल रेट लेना है, 12 लेना है। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स क्या होता है? ये जो महंगाई होती है ना, इसको मैयर करने के लिए एक टेक्निक यूज होती है, इंडेक्स नंबर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक चीज होती है कि जैसे अगर पिछले साल सारी चीजों की कीमतें 5,000 रुपए थी, तो अब अगले साल अगर 5500 रुपए हो गई हैं तो उसका मतलब 10% महंगाई हो गई है। तो बल्कि इसको 5,000 नहीं सही मैंने कहा, अगर एक साल सारी चीजों की कीमतें 100 हैं, एक बेस बना लिया 100, और अगले साल 110 हो रही हैं, तो 10% महंगाई है। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है कि पिछले साल 100 था अब 110 हो गया।
तो ये महंगाई मेजर करने का एक तरीका होता है। रीअसेसमेंट वाली सारी अंग्रेजी पढ़ लें, इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। ये मैंने आपको सारी अंग्रेजी समझा दी रीअसेसमेंट वाली। पहले पॉइंट में एक हाउ एवर वाली बात देखिए, अगर पढ़ के समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो पढ़ लें, पहले सारा सारा पढ़ लें, रीअसेसमेंट सारा पढ़ लें। है जी, बीपीओ नहीं चेंज होना। बीपीओ तो ये अंदाजा कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा। क्या लेसर ने भी तो इसी बेस पे ही लीज पेमेंट्स निकाली नहीं है ना, मतलब लेसर की लीज पेमेंट्स बदल जाएंगी तो फिर उसका इम्प्लिसिट रेट रिवाइज करना पड़ेगा उसको। अच्छा ये चीज लेसर में तुमने नहीं पढ़ी कि अगर ये चीजें रिवाइज हो जाए तो क्या। लेसर में ना स्पेसिफिकली इनका लिखा कुछ नहीं है, लेकिन लेसर के पीछे जो सारी लॉजिक है ये उस लॉजिक के अंदर अंडरस्टूड है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अब लेसर की ये सारी कैलकुलेशन चेंज हो गई हैं, तो फिर क्या करेगा, अब वो जहां खड़ा है और अब से ऑनवर्ड जो रिमेनिंग कैश फ्लोज आने उसका एक नया इम्प्लिसिट रेट निकालेगा, क्योंकि इम्प्लिसिट रेट की लॉजिक यही है कि जो इनकम है उसको ओवर द पीरियड फैलाना है। तो लेसर सिर्फ इतना करेगा कि जहां इस वक्त मौजूद है वो जो बैलेंस आ गया सो आ गया, ये लिखा नहीं हुआ है इसके अंदर, लेकिन लॉजिकल बात अंडरस्टूड है कि जहां खड़ा हुआ है वो लेसर रिसीवेबल जितना आ रहा है। अब जो रिमेनिंग लीज टर्म के अंदर इनकी वजह से फर्क पड़ा है या इसकी वजह से फर्क पड़ा है या इसकी वजह से फर्क पड़ा है, तो अब वो एक नया इम्प्लिसिट रेट निकालेगा और वो आइंदा टेबल में यूज किया करेगा। अगर नहीं पता तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट नया वाला, वो तो मार्केट से देखना पड़ेगा ना। बात यह है कि रिवाइज करना है कि नहीं करना है, तो जिन चीजों से लेसर को फर्क पड़ना था तो फिर रिवाइज रेट लेना है, और अगर लेसर को फर्क नहीं पड़ना था तो ओरिजिनल रेट लेना है। इसमें ओरिजिनल रेट क्यों लेना पता नहीं, लेकिन इसमें भी ओरिजिनल लेना। बाबर आजम तो गया भाई। हाँ जी, रीअसेसमेंट पढ़ने को कहा है? रीअसेसमेंट पढ़नी थी और सबसे कह रहा हूं रीअसेसमेंट पढ़ने को कहा था। पहले पॉइंट के अंदर हाउ वाली बात क्या लिखी हुई है, इसका क्या काम है? सर वो अगर जो हमारा एसिड है प्रोड्यूस हो जीरो हो पॉइंट 1 का मतलब ये है कि अगर इन एस्टीमेट्स में चेंज की वजह से वैल्यू कम हो रही है तो एंट्री क्या होगी? अब एसेट क्रेडिट करना पड़ गया 200 से, जबकि वो डेप्रिशिएट होता होता रह ही 160 गया, तो 40 पे पीएनएल में जाएगा। ये मतलब है पॉइंट 1 के हाउ का। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आइए, पेज पेज 13। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 13। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेज 13।
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करें सोल्यूशन नहीं, आप लोग करें, करने के बाद सोल्यूशन देखना। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 13 क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोग करिए सॉल्व करने के बाद देखिएगा सोल्यूशन। खुद कैलकुलेट करें, आपको पता लगे कैलकुलेशन कैसे करनी है। अगर लिख के सॉल्व करते मौत पड़ती है तो कम से कम कैलकुलेशन जरूर कर लें ज़बानी, लेकिन सोल्यूशन पहले नहीं देखना, पहले खुद कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का है प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेज 13 क्वेश्चन नंबर 4 ऑन 1 जुलाई 15 एबीसी एक्वायर्ड अ मशीन, ये वाला करिए। अच्छा जी, नहीं हो सकता है ना हो काइबोर बेस्ड, ये वाले हो सकता है। अगर काइबोर बेस्ड हैं तो फिर वो भी रीअसेसमेंट ही है, और फिर तो रेंटल भी रिवाइज होगा और वो हाँ पढ़ के पता चल जाएगा। आप बताएं फिक्स्ड है कि नहीं? फिक्स्ड ही है। क्वेश्चन 4 करना है, क्वेश्चन 4 छोटा सा सवाल है यार, लेकिन करेंगे तो फिर हैं। कर लिया, समझ लिया, जबरदस्त। सॉल्व करो ना यार। बस इससे ज्यादा देर का सवाल नहीं था यार।
हाँ जी, दो साल का क्यों लगाया? 1 जुलाई 15 से चले, जून 16, जून 17, जून 18, 3 साल गुजर गए थे। तो नहीं, 3 गुजर गए थे ना। आगे एक्सटेंशन वाले 2 साल है ना, वो 180 पे लगेंगे, यानी 5 में से 3 गुजर गए, पीछे 2 रह गए, 2 40 वाले, और एक्सटेंशन वाले मजीद 2 हैं, वो 1 80 वाले हैं, और लेकिन वो डिलेड है, तो उनको फिर दोबारा वापस 2 साल और डिस्काउंट करना पड़ा। नहीं, 3 गुजर गए थे ना। हाँ जी, किया कि नहीं किया? क्या? अरे भाई 1 जुलाई 15 से उंगलियों पे गिन लें, 30 जून 16, 30 जून 17, 30 जून 18, 3 साल गुजर गए। अरे अभी तो मॉडिफिकेशन भी करानी है, वो तो कॉम्प्लिकेटेड है। हैं? नहीं, खत्म तो नहीं हो रहा, सेल एंड लीज बैक भी बाकी है, कल होगा, लेकिन मॉडिफिकेशन एक मुश्किल चीज है। मॉडिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी तो रीअसेसमेंट पढ़ाइए। मॉडिफिकेशन में टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही हैं, इसमें तो अंदाजे बदल रहे हैं ना, काइबोर चेंज हो रहा है, लेकिन तय तो पहले ही था। मॉडिफिकेशन में टर्म्स एंड कंडीशंस बदल जाएंगी। वो तो मैंने लेसर पढ़ाया था, मॉडिफिकेशन वही है, लेकिन वो लेसर की अकाउंटिंग थी, अब लेसी की अकाउंटिंग है, ये अलग है। हाँ भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, 3 साल गुजर गए थे, तो 3 साल में 5 जो ओरिजिनल वाले थे उनमें से 2 रह गए, और अब एक्सटेंशन की उम्मीद है, पहले नहीं थी, तो इसलिए अब वो एक्सटेंशन वाले को भी काउंट किया, तो उन 2 साल एक्सटेंशन में जो 180 है उनकी डिस्काउंटिंग भी साथ मिलानी पड़ी। और चूंकि ये ऑप्शन एक्साइज चेंज वाला पॉइंट है, तो नया वाला रेट लेना पड़ेगा, इसलिए पहले 8 होता था, तो अब 10 लेना पड़ेगा, और लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो राइट ऑफ यूज डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, डन। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, इसमें एक कैलकुलेशन मैं बताता हूं, उसके बाद फिर आप ही करेंगे इसको। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ लें। फर्स्ट जुलाई 16 एग्रीमेंट किया था, लीज टर्म 8 साल तय की थी, और लीज रेंटल रखा था 1 जुलाई एडवांस में, और इसके लिए एग्री हुआ था कि 2 साल बाद वो जो तीसरा रेंटल हुआ करेगा, नहीं हर तीसरा रेंटल चेंज हो जाएगा, और वो उस वक्त के सीपीआई के मुताबिक एडजस्ट होगा। तो जब पहली दफा काउंटिंग की होगी 1 जुलाई 16 और 1 जुलाई 17, ये रेंटल्स दे दिए थे, ये थे 50-50 हजार, और इनिशियली 50,000 ही के बेस पे सारी कैलकुलेशन की होगी। जब 1 जुलाई 18 का दिन आया, अच्छा अब ये वो वेरिएबल है और इंडेक्स्ड बेस्ड है, तो 1 जुलाई 18 पे रेंटल हो गई रिवाइज, इंडेक्स में आ गया चेंज,
तो 1 जुलाई 18 नया रेंटल कितना होगा जी? सीपीआई का प्रोपोर्शनेट इफेक्ट लेना पड़ेगा जी, मतलब यूनिटरी मेथड लगेगा कि पहले सीपीआई होता था 125, यानी जब रेंटल 50,000 तय किया था तो उस वक्त सीपीआई 125 होता था। अब 2 साल बाद सीपीआई 125 से 135 पहुंच गया, तो नया रिवाइज रेंटल कितना होगा? 54। 50,000 इस दौर में 125 था, तो अब अगर 135 हो जाए तो क्या होगा? 54। और अब 1 जुलाई 18 के हिसाब से ये नई कैलकुलेशन होगी, लेकिन डिस्काउंट रेट पुराना वाला ही यूज होगा। तो इसकी भी आप कैलकुलेशन कर लें, सॉल्व कर लें तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 कर दें। नोटिफिकेशन है, ओके। फखर जमान ने बड़ा स्कोर कर लिया यार, 20 करके आउट हो गया। हाँ 20 करके आउट हो गया।
हाँ जी, ठीक है, डन। रीअसेसमेंट यही है, मॉडिफिकेशन, रीअसेसमेंट डन, मॉडिफिकेशन। चैप्टर में आए, पेज यार एक सवाल होमवर्क कर देंगे, पौना सवाल, 2/3 सवाल इनफैक्ट। हाँ जी, अगर कर देंगे होमवर्क तो मेहरबानी है, नहीं तो मुझे भी करना पड़ेगा। नहीं, अगर इसलिए कह रहे हैं कि मैं छुट्टी देने लगा हूं तो नहीं, आगे पढ़ाने लगा हूं। हाँ जी, कर लेंगे कर लेंगे। दिसंबर 20 अटेम्प्ट है ये, पास्ट पेपर्स वाले सेक्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं पेज 32 तक, प्रैक्टिस क्वेश्चन 34 तक चल रहे हैं, सॉरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेज 34 तक चल रहे हैं। उसके बाद पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन 4, इसका पॉइंट 1 ये रीअसेसमेंट है, पॉइंट 2 ये आपने और करना क्या है, और पॉइंट 3 सेल एंड लीज बैक है, ये मैंने कल पढ़ाना है। तो पॉइंट 1 और 2 करना है। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स पूछे थे, तो पॉइंट 1 और 2 के बता दीजिएगा बस, लेकिन सवाल अच्छा है करने के लिए है। क्या हुआ? नहीं, और करके सॉल्व भी करना है, दूसरे पे और करके सॉल्व भी करना है इसको। नहीं, और करके सवाल करना है। पॉइंट 2 में बता नहीं रहा ना कि क्या है, पॉइंट 2 में बता नहीं रहा कि क्या है, लेकिन वो फिर वो सस्पेंस ही सारा वो करने वाली बात ही रह जाएगी ना। तो पॉइंट 3 नहीं करना, वो सेल एंड लीज बैक है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। पॉइंट 1 और 2 करना है जी, है लेसी का सवाल है, लेसी का सवाल है ये। नहीं, लेसी है, लेसी है ये, HPL लेसी है। पॉइंट 1 पॉइंट 2 ये लेसी ही है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 करना है, पॉइंट 3 नहीं पढ़ाया अभी, करना है यार, है आज ही। मॉडिफिकेशन चैप्टर में आइए, पेज पेज 13, चैप्टर में पेज 13। कितनी देर होगी क्लास को? लग रहा है अभी शुरू की थी। हाँ, अभी जोहर के बाद ही शुरू किया ना, घंटा हुआ है मुश्किल से। चलें, कोई बात नहीं। पेज 13 पे आए, चैप्टर में पेज 13। मॉडिफिकेशन वही जो मैं भी पहले बता रहा था, मॉडिफिकेशन है टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स में चेंज। पहले अंदाजा था कि लेसी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा एक्सटेंड करने की, अब लगता है नहीं करेगा, ये रीअसेसमेंट है। पहले लगता था लेसी टर्मिनेट नहीं करवाएगा, अब लगता है करवाएगा, ये रीअसेसमेंट है। मॉडिफिकेशन ये है कि पहले लीज टर्म यानी जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड तय था वो 5 साल था, और अब लेसी ने कहा है, मतलब दोनों ने एग्री किया है कि इसको बढ़ा के 9 साल कर लेते हैं। ये रीअसेसमेंट नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई। इसी तरह लेसी ने एक जगह किराए पे ली हुई थी, एक फ्लोर किराए पे लिया हुआ था, लेसी ने कहा है कि अब मुझे इस फ्लोर को बढ़ाना है, एक फ्लोर और चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशंस की चेंज है, ये मॉडिफिकेशन है। या इसी का उलट कर लेते हैं, 3 फ्लोर किराए पे लिए हुए थे, उसने एक फ्लोर वापस कर दिया, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस की चेंज है। तो मॉडिफिकेशन का केस 1 बिल्कुल जैसे लेसर में बताया था कि केस 1 ये है कि लेसी नया एसेट ले रहा हो, अच्छा यूज्ड भी ले सकता है, मतलब एडिशनल एसेट ले रहा हो,
और उसके लिए जो पैसे दे रहा हूं वो थोड़े से हो, वो फेयर हो, तो फिर क्या काउंटिंग होगी? फिर इस नई टर्म्स के लिए समझा जाएगा जैसे नई लीज है, तो पुराना ऐसे ही चलता रहेगा और नए की अकाउंटिंग इसको अलग से चलाएंगे। ये केस 1 है, केस 1 पढ़ लें। वही वाली बात है जो मैं लेसन में बता चुका, सेम अंग्रेजी लिखी हुई है, सेम अंग्रेजी लिखी हुई है। केस 1, अगर एडिशनल एसेट है और पैसे भी फेयर हैं तो इस मॉडिफिकेशन को एक अलहदा लीज समझ के अलहदा ही अकाउंटिंग करेंगे, और जो पुरानी वाली लीज चल रही है वो वैसी चलेगी। केस 2 क्या है कि अगर केस 1 नहीं है तो, अगर केस 1 नहीं है तो केस 2 है। केस 2 ये है कि या तो ओरिजिनल लीज थी 2000 स्क्वायर फीट जगह किराए पे ली थी, मॉडिफिकेशन ये की है कि 500 इसमें से कम कर दें। ये केस 1 है, केस 1 है ये। क्यों? अच्छा, पैसे बिल्कुल फेयर एडजस्ट किए हूं, नहीं, केस 1 में है ही इंक्रीज, तो ये तो केस 1 है ही नहीं। अच्छा, इसी तरह से अगर पहले 7 साल लीज टर्म थी, अब मॉडिफिकेशन ये की है कि 3 बढ़ा दिए 10, केस 1 है? नहीं, कोई एडिशनल एसेट नहीं है, पैसे बेशक फेयर ही हो लेकिन एडिशनल एसेट आना जरूरी है, तो केस 1 में एडिशनल एसेट आना जरूरी है। द मॉडिफिकेशन इंक्रीजेस द स्कोप ऑफ लीज बाय एडिंग द राइट टू यूज। नहीं, हाँ, तो वो उसी एसेट का ज्यादा राइट तो यही होगा ना। यानी ओरिजिनल था 3000 स्क्वायर फीट, इस बिल्डिंग में हमने 3000 स्क्वायर फीट जगह ली हुई थी, अब 1000 हमने और ले ली। हाँ, ये है एडिशन, एडिंग द राइट टू यूज 1 और मोर अंडरलाइंग एसेट्स। एसेट में इजाफा हो रहा है, एडिंग द राइट टू यूज 1 और मोर अंडरलाइंग एसेट्स। अगर 1 साल के लिए 7 साल के लिए एक एसेट दिया हुआ है, हाँ, और उसके 3 साल हो रहा है, तो राइट अलग है उसके यूज का, राइट टू यूज अलग है, एडिंग द राइट टू यूज 1 टू यूज 1 अंडरलाइन, और उसमें एसेट नहीं आया, एसेट ऐड नहीं हो रहा अपने साथ सही। अच्छा चलो देखता हूं, मुझे लगता है शायद आप सही कह रहे हैं कि लाइफ बढ़ा देंगे, तो फिर मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, ये आगे चल के देखता हूं। है नहीं, अंग्रेजी वही है, वो जो मैं बात लाइफ की मिसाल दी थी, वो इस पे सोचता हूं कि लाइफ बढ़ने से एडिशन हो रही है कि नहीं हो रही। ये केस 1 है? कम हो रहा है, तो ये केस 1 नहीं है। तो केस 1 ये है जिसमें एडिशन हो रही हो, और उर्दू वाला और पैसे भी उसके फेयर ही चार्ज हो रहे हैं। लेकिन अगर पैसे फेयर चार्ज नहीं हो रहे या एडिशन नहीं हो रही, तो फिर केस 2 है। अच्छा, केस 2 में क्या करना है? अगर तो स्कोप रिडक्शन है, स्कोप रिडक्शन ये कम करना, अगर तो स्कोप रिडक्शन है तो इस स्कोप रिडक्शन के लिए अलहदा एडजस्टमेंट है, और अगर इसके अलावा कोई और भी मॉडिफिकेशन है तो उसकी अलहदा एडजस्टमेंट है। मैं दोबारा बताता हूं, अगर स्कोप भी कम हो रहा है और कुछ और भी टर्म्स चेंज हो रही हैं, तो उन बाकी टर्म्स को चेंज करना इग्नोर करके इसकी अलहदा एडजस्टमेंट है, फिर बाकियों की अलहदा है। स्कोप मतलब 2000 यूज करना था और 1500 है, या ये 7 साल। हाँ, स्कोप मतलब स्कोप रिडक्शन हो रही है। जो स्कोप था, जितना राइट था, जो स्कोप था 7 साल यूज करना है, स्कोप था 2000 स्क्वायर फीट यूज करना है, स्कोप था, स्कोप रिडक्शन हो रही है। तो अगर स्कोप रिडक्शन हो रही है और साथ कुछ और चीजें भी चेंज हो रही हैं, कुछ और चीजें चेंज क्या हो सकती हैं? हो सकता है रेंटल चेंज हो जाए, तो स्कोप चेंज हो रहा हो, नहीं सॉरी, स्कोप रिड्यूस हो रहा हो सिर्फ, तो फिर तो एक ही चेंज है। लेकिन अगर स्कोप चेंज हो रहा हो और बाकी चीजें भी चेंज हो रही हो,
तो स्कोप चेंज रिडक्शन की अलहदा एडजस्टमेंट होगी और बाकियों की अलहदा होगी। अच्छा, स्कोप रिडक्शन की एडजस्टमेंट क्या होगी, ये इस पेज पे पहले पॉइंट 1 नहीं, पॉइंट 2। एसेट भी कम करेंगे, लायबिलिटी भी कम करेंगे। कितना कितना कम करेंगे, लायबिलिटी कितनी कम करेंगे इसकी अलहदा कैलकुलेशन है, एसेट कितना कम करेंगे इसकी अलहदा कैलकुलेशन है। जैसे ये मिसाल केस 2 है कि ये मिसाल केस 2 है, स्कोप रिडक्शन ये है कि ये अगर 1 जुलाई 19 को स्कोप रिडक्शन हो रही है और इस वक्त राइट ऑफ यूज 3.5 लाख रुपए बुक्स में बैलेंस आ रहा था और लीज लायबिलिटी का बैलेंस आ रहा था 284। अगर 1 जुलाई 19 को मॉडिफिकेशन हो रही है और ये दोनों बैलेंसेस आ रहे थे इस दिन, तो स्कोप रिडक्शन हो रही है, इन दोनों को कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? इन दोनों को करेंगे कम, लेकिन डिफरेंट तरह से अमाउंट कैलकुलेट होगी। जगह यार इसको खत्म कर रहा हूं क्लास। स्कोप रिडक्शन है, स्कोप रिडक्शन, इन दोनों का ये बैलेंस आ रहा था, जाग रहे हैं यार क्या करें? इन दोनों का ये बैलेंस आ रहा था, पता नहीं मैं क्या बता रहा था, दोनों का बैलेंस आ रहा था, पता नहीं मैं क्या बता रहा था, दोनों का बैलेंस आ रहा था, दोनों का बैलेंस आ रहा था और रिडक्शन है तो इन दोनों को कम करना पड़ेगा, लेकिन दोनों को डिफरेंट अमाउंट से कम करना है। इसको प्रोपोर्शनेट कम करना है और इस पे कैलकुलेशंस दोबारा करनी पड़ेंगी। 2000 स्क्वायर फीट था, 500 कम हो गया, प्रोपोर्शनेटली कितना कम हो गया? 25%। तो इसको 25% कम कर देंगे। जितनी स्कोप में रिडक्शन है, प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ यूज को कम करेंगे और लीज लायबिलिटी को कितना कम करेंगे? ये नीचे वर्किंग वन देखें, जैसे अभी रीअसेसमेंट में कर रहे थे। अब जो बाकी रिवाइज लीज पेमेंट्स हैं, रिवाइज नहीं सॉरी, अब जो लीज पेमेंट्स हैं उनकी डिस्काउंटिंग और जितनी बुक्स में लीज लायबिलिटी आ रही है उनकी डिस्काउंटिंग, जो दोनों का फर्क है उससे लीज लायबिलिटी कम करेंगे। ऐसा हो सकता है कि राइट ऑफ यूज कम करना पड़ा 25%, कितना? राइट ऑफ यूज कम 85 350,000 को 25% करें, 87500। इतने से एसेट क्रेडिट हो सकता है, लीज लायबिलिटी में कमी करनी ही पड़ रही हो, 72,000 हो सकता है, और जो डिफरेंस है वो P&L। तो जब भी केस 2 मॉडिफिकेशन होगी और उसमें स्कोप रिडक्शन भी है, तो स्कोप रिडक्शन की एडजस्टमेंट अलग होगी और फिर बाकी एडजस्टमेंट्स अलग होंगी। बाकी एडजस्टमेंट्स कैसे अलग होंगी? अभी होंगी कि कल होंगी? मॉडिफिकेशन तो चलेगी अभी। हाँ जी, ये जज्बा होना चाहिए ऐसे। हाँ है, ये दोबारा समझा दूं? हाँ जी जी जी, बोले बोले बोले, बोलना यार। कहां पर? ये मैंने एंट्री नहीं की है, मैंने कहा है 1 जुलाई 19 पे मॉडिफिकेशन हुई है, इस दिन इन दोनों का बैलेंस ये आ रहा था, बुक्स में अकाउंट बैलेंस ये आ रहा था। अब अगर मॉडिफिकेशन करनी है तो राइट ऑफ यूज में प्रोपोर्शनेट चेंज करनी है और लीज लायबिलिटी में नई और पुरानी वैल्यू का फर्क लेना है। ये इसी पे देखे ना, नीचे मैंने जो पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ सारा, राइट ऑफ यूज कितने से क्रेडिट किया हुआ है? प्रोपोर्शनेट कम किया हुआ मैंने, जबकि लीज लायबिलिटी कितनी कम की हुई है? नई और पुरानी फिगर्स का फर्क लिया हुआ है, जैसे रीअसेसमेंट में कर रहे थे। एमी बनाई फिगर, और फिर जो इसमें डिफरेंस होगा वो P&L में जाएगा। ये सिर्फ स्कोप रिडक्शन की एडजस्टमेंट है, और स्कोप रिडक्शन के अलावा जो कोई और एडजस्टमेंट है उसकी अलग एडजस्टमेंट होगी और उसकी एक ही अमाउंट निकलेगी। अगर बढ़ाना हुआ तो
राइज ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और अगर कम करना हुआ तो लीज लायबिलिटी डेबिट और राइट ऑफ यूज क्रेडिट। जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल। ये मैंने कहा चीज समझाऊं फिर सवाल करते हैं ना। मॉडिफिकेशन तो एक्चुअली खत्म हो गई, करानी तो प्रैक्टिस ही है इसकी। चलें एक सवाल जबानी देख लें, बाकी कल करा देता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 देखें। क्या वर्किंग 1 72,000 निकला कैसे? वो 284 कैसे निकला था? तो ये भी मेरी अपनी फिक्र है। वर्किंग 1 पेज 13 पे वर्किंग 1। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 देखें। अच्छा लेसर का ना देख लेना, पेज नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 13 पे है। GDEF पढ़ना है, मैं बताता हूँ जुबानी। अच्छा अब इसमें स्कोप रिडक्शन है या बढ़ रहा है? स्कोप बढ़ रहा है, लेकिन ये केस 1 नहीं है। वो मैं आपकी बात से खुद कंफ्यूज हो गया था, लेकिन नहीं, नया एसेट होना ये केस 1 है। सिर्फ वही वाले एसेट का यूज 2 साल और बढ़ा लेना, वो एक्स्ट्रा एसेट थोड़ी है, क्योंकि हम उसको अगर सेपरेट लीज ले रहे हैं और इसको सेपरेट लीज ले रहे हैं। अच्छा ये बाकी भी सुने, देखें मॉडिफिकेशन का केस 1 हो तो क्या करना है? नई लीज मानना है ना। तो अगर वही एसेट पहले 8 साल के लिए लीज पे था, अब वही 10 साल के लिए लीज है, तो उसको सेपरेट कैसे बनाए? इसको सेपरेट कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? मतलब 9वें और 10वें साल की अकाउंटिंग अलग चलाएंगे। तो इसलिए साल बढ़ा देना नहीं है स्कोप वो केस 1। एसेट नया होना जरूरी है, यूज्ड भी हो सकता है, लेकिन एक डिफरेंट एसेट होना जरूरी है। तो इसमें कोई एडिशनल एसेट आ रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 में? नहीं। तो अब ये मॉडिफिकेशन का केस 2 है। क्या स्कोप रिडक्शन है? हैं जी? नहीं, स्कोप रिडक्शन नहीं है। चैप्टर में पेज 13 पॉइंट नंबर 1, चैप्टर में पेज 13 पॉइंट नंबर 1। ये स्कोप रिडक्शन में कल करा देता हूं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 क्योंकि स्कोप रिडक्शन नहीं है, इसलिए मैं अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 तक खत्म कर रहा हूं क्लास। स्कोप रिडक्शन जो है ना वो डबल सवाल होता है, तो वो मैं कल करा देता हूं। पेज 13 चैप्टर में पॉइंट नंबर 1, स्कोप रिडक्शन के अलावा जो एडजस्टमेंट है वो हमने करनी है। रिमेनिंग कैश फ्लोज नए रेट पे निकालने हैं, नए रेट पे, क्योंकि मॉडिफिकेशन हो रही है। एक्सेप्ट फॉर स्कोप रिडक्शन, जो भी मॉडिफिकेशन है नए कैश फ्लोज नए डिस्काउंट रेट पे, और उस पीवी को कंपेयर करेंगे किससे? जो अभी बुक्स में बैलेंस आ रहा है 3.5 लाख के 284 राइट ऑफ यूज नहीं, लीज लायबिलिटी के बैलेंस से। तो इनमें जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अगर बढ़ाना है तो राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और अगर कम करना है तो उलट। सोल्यूशन ही देख लें। रीअसेसमेंट की तरह है, लेकिन रीअसेसमेंट नहीं है क्योंकि मॉडिफिकेशन हो रही है। सोल्यूशन देख लें इसका बस।
इसमें स्कोप रिड्यूस थोड़ी हो रहा है, अरे साल बढ़ा रहे हैं ना। अकाउंटिंग में क्या फर्क है वो कल बताऊंगा ना, डबल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसको अलग एडजस्ट करना होता है, इसको अलग एडजस्ट करना होता है। स्कोप रिडक्शन में इन दोनों को अलग अलग एडजस्ट करना है और गेन लॉस निकालना है, जबकि स्कोप रिडक्शन के अलावा जो कोई और मॉडिफिकेशन है वो सेम अमाउंट से दोनों को डेबिट क्रेडिट करना। तो स्कोप रिडक्शन में ना एक डबल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो मैं कल कराऊंगा। जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 6। तो अब अगर आप दिसंबर 20 कराएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं भी कर देता हूं, बोर्ड पे। मुस्लिम 6853। अच्छा, आप लोग तो इस पोजीशन में नहीं हैं कि किसी को कर्ज दिया हो भी। लेकिन चलें, जब आप साहिब हैसियत हो, अच्छा सुन लो यार, कल को जब साहिब हैसियत हो और किसी को कर्ज देने की पोजीशन में आए, ये जो कर्ज देना होता है ना, ये इन्वेस्टमेंट होती है कि एहसान होता है? एहसान होता है, क्योंकि जिसको पैसों की जरूरत होती है और वो कर्ज मांग रहा होता है, इसका मतलब उसके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि वो वापस करना चाहता है। तो उसको इस उम्मीद पे कि हाँ वापस कर देगा, उस पर भरोसा करके कर्ज दे देना, ये एहसान है। ये जो हम लोग डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग पढ़ने वाली कौम है ना, हम इस कर्ज को इस तरह नापते हैं कि अगर मैंने गाड़ी खरीदनी थी और मेरे भाई को पैसों की जरूरत थी, तो मैंने गाड़ी खरीदना कुर्बान किया और अपने भाई को पैसे दे दिए। अब अगर वो साल बाद वापस करेगा और गाड़ी महंगी हो गई होगी, तो मैं फिर उससे ज्यादा पैसे डिमांड करूं, क्योंकि मेरे बेचारे का क्या कसूर है ना, कि हम उससे टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिसीव कर लें। क्योंकि हम अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं कि वो जो गाड़ी खरीदनी थी तो मेरे बेचारे का क्या कसूर है। तो ये तो फिर मैंने अपने भाई से रिवॉर्ड ले लिया ना, ये तो मैंने कंपनसेशन फिर अपने भाई से ले ली। फिर अल्लाह, एहसान तो अल्लाह के लिए होता है, तो इसलिए कर्ज देना एहसान होता है, तो उसका अगर हम रिवॉर्ड ले लेना तो फिर हमको एहसान नहीं कर रहे होते, फिर हम अल्लाह से बदला नहीं दे रहे होते। अच्छा, अब कर्ज देना, कर्ज दिया हुआ वापस लेना, ये हक है वापस लेना। और अगर मकरूज दुनिया में पैसे वापस नहीं कर सकेगा तो उसकी मौत के साथ ये खत्म नहीं हो जाएगा, आखिरत में वापस करने पड़ेंगे उसको, और कल को उसके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर नेकियां देनी पड़ेंगी। तो ये जो कर्ज है ना, ये कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन होता है। तो इसलिए अगर हम लोग अपने ऊपर देखें, ध्यान रखें कि अगर कर्ज लिया हुआ ना किसी का, इवन के किसी दुकान से चीज खरीदी थी ना कि पैसे कल दे दूंगा मैं, तो ये कर्ज ही है। कोई दोस्तों से कर्ज लिया हुआ है, कोई टीचर से अगर कर्ज लिए हुए हैं, तो नहीं, कैमरे वाले को कह रहा हूं, तो ये कर्ज हैं, कर्ज ये वापस करने होते हैं। नहीं वापस करेंगे तो क़यामत के दिन रिकवरी होगी। अच्छा, अब जिसने कर्ज दिया हुआ है, अगर उसको नजर आ रहा है कि मकरूज मुश्किल में है और वो कर्ज वापस करने की पोजीशन में नहीं है, हक वो रखता है कि उसका घर भी बिकवा दे, हक है उसका, हक है।
लेकिन अल्लाह ताला उसको इंसेंटिव ये दे रहे हैं कि जो शख्स किसी मोमिन पर से दुनिया की सख्ती दूर करेगा, अच्छा ये तो कर्ज वाली बात से अगला जुमला है, लेकिन सख्ती वाली बात भी आगे, कोई भी सख्ती है, कोई किसी किस्म की सख्ती है, जो शख्स किसी मोमिन पर से दुनिया की सख्ती दूर करेगा तो अल्लाह ताला उस पर से आखिरत की सख्तियों में से सख्ती दूर करेगा। जो शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत देगा, यानी कर्ज है उसको रिलैक्स कर देगा, अल्लाह ताला उस पर दुनिया और आखिरत, उर्दू वाला और, दुनिया और आखिरत में आसानी करेगा। और जो शख्स, अब ये हम अपने ऊपर एक चीज अप्लाई करके देखें, ये जो वीडियोस वायरल होना है, स्क्रीनशॉट्स वायरल होना है, ये हम कौन सा कोई कौमी राज है जो वायरल कर रहे होते हैं? यानी हम लोग अपने ये जो वीडियोस वायरल हो रही होती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स आए सामने, पास्ट के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आए कि लोगों की वीडियोस, पर्सनल वीडियोस वायरल हो रही हैं और लोग कह रहे हैं देखो यार कैसा है ये इंसान। तो उसके अंदर एक ऐप था ना, तो हमने क्या किया, उसका ऐप सबको बता दिया। इससे कौम को फायदा कोई नहीं हुआ, इससे कौम को कोई फायदा नहीं हुआ। और जो शख्स किसी मुसलमान का ऐब ढांपेगा, अच्छा ऐब ढांपना जो है ना, वो ऐब ढांपने की बात है, जुर्म ढांपने की बात नहीं हो रही है। जुर्म ढांपने में और ऐब ढांपने में फर्क है। जो शख्स किसी मुसलमान का ऐब ढांपेगा तो अल्लाह उसका ऐब दुनिया और आखिरत, उर्दू वाला और, इंग्लिश वाला नहीं, तो अल्लाह उसका ऐब दुनिया और आखिरत में ढांपेगा। हम सब परफेक्ट लोग हैं क्या? सब के अंदर ऐसी ऐसी गंदगियां मौजूद है ना, ऐसी ऐसी बुराइयां मौजूद हैं कि अगर अल्लाह पर्दा उठा दे, आपको मेरी शक्ल, मेरी दाढ़ी देख के, मेरा हुलिया देख के, और जो मैं हदीसें सुनाता हूं, आपको मेरा हुलिया और ये काम देख के लगता होगा कि सर पता नहीं कोई बहुत नेक इंसान है। अगर अल्लाह ताला मेरी गुनाह आप लोगों के सामने खोल दे, आप लोग मुझे इस कमरे में बर्दाश्त ना करें। और ये सेम बात आपके पेरेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपको अपनी अम्मी, अपने अब्बू जो आपके रिस्पेक्टेड हैं बहुत ज्यादा, उनके अगर ऐप बता देना, तो आप उनको अपने माँ बाप मानने से इनकार कर दें। हर इंसान में इतनी बुराइयां हैं और सब अपने गिरबान में खुद झांक सकते हैं। सब हुलिये से लग रहा होता है देख के कि शायद कोई बहुत नेक इंसान है, लेकिन सबको अपने अंदर का पता है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ऐप अल्लाह ने ढांपे होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों के ऐप पता लगे और वो जंगल में आग की तरह फैला देते हैं। फलाने व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया, अच्छा चलो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं फैलाया, अपने दोस्त से शेयर किया, रखा, आगे किसी को नहीं बताना। अब वो भी आगे कहेगा और आगे किसी और को कहेगा, आगे किसी और को नहीं बताना, ये बात फैल जाएगी। और हो क्या रहा है, इससे हमें सिर्फ मजा आ रहा है, बस हमें सिर्फ मजा आ रहा है। तो जो शख्स किसी मुसलमान का ऐब ढांपेगा तो अल्लाह उसका ऐब और दुनिया और आखिरत में ढांपेगा। और अल्लाह ताला बंदे की मदद में होता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में होता है। कल मुलाकात हो इंशाल्लाह।